पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, किस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट होती है, उसका जनरल प्रोसीजर क्या होता है। और फिर मैंने आपको एक टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाया था, दैट वाज लैप वाइंडिंग। और मैंने आपको ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज योर वेव वाइंडिंग। तो आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जैसे हमने लैप वाइंडिंग बनाई थी वैसे ही हमें क्या डिजाइन करनी है, वेव वाइंडिंग। तो मैं सेम टाइप का स्पेसिफिकेशन लेके चलूंगा। मैंने लैप वाइंडिंग में आपको एग्जांपल क्या दिखाया था कि 8 स्लॉट्स लिए थे, 4 पोल्स लिए थे और उससे लैप वाइंडिंग बनाई थी। सेम वे में जब मैं वेव वाइंडिंग बनाऊंगा तो सेम कंस्ट्रक्शन लेके उसमें वेव वाइंडिंग डिजाइन करूंगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना, आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज वेव वाइंडिंग। ये हमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझना है, जैसे लैप वाइंडिंग हम लोगों ने समझा था। अब देखो, जैसे लैप वाइंडिंग में मैंने बोला था कि कम्यूटेटर पिच जो होती है वो प्लस या -1 होती है। +1 होती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में और -1 होती है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। अब क्या होता है, जब वेव वाइंडिंग बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कम्यूटेटर पिच ऑलमोस्ट ट्वाइस द कॉइल स्पैन रहे। जैसे मैं गिवन क्या दे रहा हूं तुम्हें, गिवन स्लॉट इक्वल टू 8, पोल इक्वल टू 4 और वाइंडिंग कौन सी बना रहे हैं, वेव वाइंडिंग। तो मैंने बोला था फुल पिच कॉइल बनाई जाएगी, तो कॉइल स्पैन क्या लिया जाएगा भाई, S/P यानी कि 2। अब मैं बोल रहा हूं जो कम्यूटेटर पिच होती है ना अपनी, उसको हम रखना चाहते हैं ऑलमोस्ट कितना रखना चाहते हैं, ट्वाइस द कॉइल स्पैन यानी ऑलमोस्ट 4। ठीक है, अब तुम्हें ये लग रहा होगा जब मैंने जनरल मेथड बताया था तब तो मैंने कम्यूटेटर पिच अलग बताई थी, S+-1/P बताई थी। अब मैं कह रहा हूं S/P में ले रहे हैं। तो ये मैं तुम्हें यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि S+-1/P पे गए क्यों, पहले मुझे ये बात करनी है। आइडियली मैं चाहता ये था कि कम्यूटेटर पिच डबल रहे कॉइल स्पैन से, लेकिन मैं +-1 का टर्म क्यों इंट्रोड्यूस करता हूं, ये हमें सीखना है। ठीक है, पहले हम वहां पे आएंगे, उसके बाद वो टर्म इंट्रोड्यूस करके मैं वाइंडिंग पूरी डिजाइन करूंगा। मान लो अगर ऐसा होता, तो मैंने तुम्हें टेबल वाला मेथड बताया था ना लैप वाइंडिंग में, क्या करते हैं, 2 कॉलम बनते हैं, पहला होता है कॉइल, दूसरा होता है कम्यूटेटर सेगमेंट। ऐसे मैपिंग की जाती है ना। कॉइल में देखो सबसे पहला कंडक्टर अगर 1 लेते हो, यानी 1 वाले स्लॉट का ऊपर वाला कंडक्टर, मैंने लैब के अंदर यह भी बताया था ऊपर वाले कंडक्टर को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे वाले को नंबर के साथ डैश। तो अगर मान लो मैं 1 ले रहा हूं, तो इस कॉइल की दूसरी कॉइल साइड कौन सी होगी, क्या करोगे, कॉइल स्पैन ऐड करोगे, 1 + 2 3, लेकिन दूसरी साइड बॉटम में लेते हैं इसलिए 3 1 वाले को अगर 1 वाले कम्यूटेटर से जोड़ा तो 3 को किससे जोड़ोगे, 1 + 4 5 से। यानी एक कॉइल साइड अगर 1 वाले सेगमेंट में गई तो दूसरी किस में जाएगी, 1 प्लस कम्यूटेटर पिच यानी 5 में। अब 5 में से और कौन सी चलेगी, 5 का दूसरा एंड कौन सा होगा, 5 + 2 7, लेकिन 7 5 वाला किस में गया, 5 में, तो 7 किस में जाएगा, 5 + 4, 5 + 4 9, लेकिन स्लॉट तो 8 है। अगर स्लॉट्स 8 लेके चल रहे हो तो डबल लेयर वाइंडिंग की बात हो रही है ना, तो कॉइल्स भी 8 हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने लोगे, 8, क्योंकि कॉइल्स के बराबर ही लेना होता है हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट, तो वो भी 8 होंगे। लेकिन यहां मिल रहा है 5 + 4 9, तो मुझे बताओ 8 है और आ रहा है 9, क्या मतलब है इसका, 9 को लिख सकते हो 8 + 1, यानी इसको मान लोगे 1। ठीक है, 9 है 8 + 1, तो 1 पे आ गए, यानी जहां से शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच गए। कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से शुरू किया था, दूसरी कॉइल खत्म कहां हो गई, 1 पे। इसका मतलब यह हुआ बिटवीन या
क्लोज पाथ पूरा हो गया ना, इन अ क्लोज्ड पाथ ओनली टू कॉइल्स आर कनेक्टेड। 1 से 1 के बीच में दो ही तो कॉइल आई, कौन कौन सी दो कॉइल, 1 3 और 5 7, विच मीन्स लेस वोल्टेज। भाई अगर दो ही कॉइल सीरीज में लगाओगे तो कितनी वोल्टेज आ जाएगी, 2 टाइम्स वोल्टेज ऑफ ईच कॉइल। लेकिन उतनी कम वोल्टेज में ना डीसी मशीन में काम चलेगा नहीं, उससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए। यानी ये जो अभी मैं रूल लेके चला हूं, इससे अपना काम नहीं हो पाता। इसीलिए हमने कम्यूटेटर पिच को चेंज किया था और लिखा था S ± 1/P। तो ये वाला पॉइंट लिखना। इन वेव वाइंडिंग it is desirable to have commutator pitch almost equal to twice the coil span, but in that case only two coils are connected in series. In that case only two coils are connected in series and will not be able to produce sufficient voltage। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लेना। अब कंस्ट्रक्शन चेंज कैसे करते हैं, इस पे आते हैं। वेव वाइंडिंग में चेंज क्या किया जाता है। वेव वाइंडिंग में अब मैं क्या करता हूं, स्लॉट 8 की जगह मैं लेता हूं 9। तो 9/4 क्या आएगा, 2.25, इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेंगे। ठीक है, और कम्यूटेटर पिच अब ले ली जाएगी 2S ± 1/P। +1 माने प्रोग्रेसिव, -1 माने रेट्रोग्रेसिव। प्लस लो भाई, प्रोग्रेसिव ही लेंगे, मैंने बताया था ना, रेट्रोग्रेसिव में क्रॉसओवर का प्रॉब्लम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 9 + 1 10 × 2 20, तो ये आ गया 5। अब देखो मेरे पास जब स्लॉट्स 9 हो गए, डबल लेयर वाइंडिंग में मेरे पास कॉइल्स भी कितनी होंगी, 9। तो कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने लेने पड़ेंगे तुम्हें, 9 कम्यूटेटर सेगमेंट पे काम करोगे। फिर से देखो टेबल फॉर्मेट बनाता हूं ये समझने के लिए कि कॉइल्स का कनेक्शन कैसे, फिर डायग्राम पे आऊंगा। कॉइल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहली कॉइल अगर 1 है तो इसका दूसरा हिस्सा 1 + 2 3 होगा। 1 वाला अगर सेगमेंट 1 में गया तो 3 किस में जाएगा, 1 + 5 6 में। 6 से कौन सी कॉइल शुरू होगी, जैसे 1 से 1 वाली शुरू हुई है तो 6 से 6 शुरू हुई। 6 का दूसरा कंडक्टर या दूसरी कॉइल साइड कौन सी होगी, 6 + 2 8 6 वाला तो सेगमेंट नंबर 6 में गया होगा। 8 वाला 6 + 5 11, लेकिन हैं कितने, 9। तो 11 का मतलब क्या है, 9 + 2 यानी कि 2। 2 में अब कौन सा आया, 2। इसका दूसरा हिस्सा 4 क्योंकि 2 + 2 करोगे ना 4 2 वाला गया 2 में तो 4 2 + 5 कम्यूटेटर पे ऐड कर दोगे ना तो 2 + 5 गया 7 में। देखो पहले दो कॉइल में ही तुम 1 से चल के 1 पे लौट गए थे, अब दूसरी कॉइल में चले 1 से थे लेकिन खत्म कहां हुई है, 2 पे। यानी क्लोज लूप कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्लोज लूप पहले कंप्लीट हो गया था, दो ही कॉइल्स में सारी कॉइल नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी क्लोज लूप नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि चले 1 से लेकिन वापस 1 पे नहीं पहुंचे। 2 4 के बाद देखो 7 पे खत्म हुआ, 7 से कौन सी कॉइल निकली, 7। दूसरा हिस्सा 9 कॉइल के लिए बार बार कॉइल स्पैन ऐड करते जाना है।
7 वाला गया 7 में, दूसरा हिस्सा कम्यूटेटर पिच ऐड कर लो, 7 और 5 12 है, टोटल कितने 9, 12 माने 3, 3 से निकला 3, दूसरा हिस्सा कॉइल स्पैन ऐड करो 5 डैश, 3 वाला गया 3 में, 5 डैश वाला किस में जाएगा, कम्यूटेटर पिच ऐड करो 8 में, 8 से निकला 8, 8 और दूसरा 10 डैश, लेकिन 10 तो है नहीं, स्लॉट तो 9 है, 10 डैश का मतलब है 9 + 1 यानी 1 डैश। अब 8 वाला गया 8 में, अगला 8 और 5 13, लेकिन है कितने 9, 13 माने 4, 4 से निकला 4, दूसरा हिस्सा 6 डैश, 4 वाला गया 4 में, 6 डैश वाला 4 + 5 9 में, 9 से निकला 9, दूसरा हिस्सा 11 डैश, 11 डैश लेकिन है तो 9 ही यानी 2 डैश, 9 वाला अगर 9 में गया तो अगला 9 और 5 14, लेकिन है कितने 9, तो 14 माने 5, 5 से निकला 5, किस में गया 7 डैश, 5 वाला अगर 5 में गया तो 7 डैश, 5 और 5 10, लेकिन है 9, 10 माने 9 + 1। अब हो गया ना क्लोज लूप पूरा, देखो 1 से चले 1 पे ही लौट आए, कितनी कॉइल आ गई क्लोज लूप में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, और कॉइल थी भी कितनी 9, यानी अब तुमने सारी कॉइल्स का यूज कर लिया एक क्लोज लूप के अंदर, पहले सिर्फ 2 ही कॉइल्स आती क्लोज लूप में। अब जैसे लैप वाइंडिंग का डायग्राम बनाया था यहां भी बना सकते हो, ये 1 3 डैश, कम्यूटेटर नंबर 1 6, फिर 6 से दूसरी कॉइल निकली 6 8 डैश, कम्यूटेटर नंबर 6 और ये था हमारा 2, 2 से तीसरी कॉइल निकली, कौन सी निकली 2 4 डैश, ठीक है 2 और 4 डैश, कम्यूटेटर नंबर 2 7, ठीक है। अब 7 से तीसरी कॉइल निकली 7 3 7 9 डैश, 3 से 3 8 3 5 डैश, फिर 8 4 और कॉइल कौन सी है 8 1 डैश, ठीक है, फिर 4 9 4 6 डैश, 9 5 9 2 डैश, ऊपर मैं कंडक्टर या कॉइल साइड लिखता हूं और नीचे मैं लिखता हूं कम्यूटेटर सेगमेंट, 5 1 5 7 डैश, इस तरह से बन गई ना क्लोज लूप, ठीक है भाई। तो ये अपनी क्लोज लूप आ जाती है इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, सारी कॉइल्स इसके अंदर एक क्लोज लूप में आ जाती हैं, और इसीलिए इसे क्लोज वाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि जहां से शुरू हुई वहीं पे ये खत्म होती है। और मैंने बताया था ओपन वाइंडिंग कौन सी होती है, जिसमें स्लिप रिंग का यूज होता है, क्योंकि वाइंडिंग खत्म कहां होती है स्लिप रिंग पे, और यहां शुरुआत और अंत सेम पॉइंट पे वाइंडिंग्स आर इन क्लोज लूप। मेरी बात क्लियर हुई? अब इसी को डायग्राम पे ले आते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी तो समझ आना चाहिए ना इसको वेव क्यों बोला। मैंने लैप में तो तुम्हें समझाया था लैप वाइंडिंग को लैप वाइंडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल रखी जाती है, तो हम ये कह देते हैं वन कॉइल सिट्स इन द लैप ऑफ द अदर कॉइल, और उसको हम लोग बोल देते हैं लैप वाइंडिंग। लेकिन अब वेव वाइंडिंग को वेव क्यों बोला, ठीक है, तो ये वाला रब कर दूं, इसमें बस ये डेटा याद रखना कि कम्यूटेटर पिच 5 लेके चल रहे हैं और कॉइल स्पैन 2 लेके चल रहे हैं, ड्रॉ करना ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 9 स्लॉट हैं, तो उसमें 18 कॉइल साइड रहेंगी। पहले मैं एक काम करता हूं, अपने पर्सनल यूज के लिए मार्जिन्स ड्रॉ कर लेता हूं जिसके बीच में सारे कंडक्टर मैं शो करूंगा, ठीक है, वरना क्या होता है ना कंडक्टर्स की जो लेंथ होती है
वो बदल जाती है। दो दो कंडक्टर आएंगे ना हर स्लॉट में, या दो दो कॉइल साइड कह सकते हो, तो इस हिसाब से मुझे 18 कॉइल साइड बनानी है। देखो ये मैंने बना ली 18 कॉइल साइड। मैं इनको नाम भी दे देता हूं, 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, 5 5 डैश, 6 6 डैश, 7 7 डैश, 8 8 डैश, 9 9 डैश। ये बन गए। अब देखो नीचे बनाने पड़ेंगे हमें कम्यूटेटर सेगमेंट। मैंने ये भी बताया था कॉइल साइड्स के साथ साथ कम्यूटेटर सेगमेंट भी लेना पड़ता है हमें। अब देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कॉइल साइड 1 किससे जुड़ेगी, कॉइल स्पैन याद करो 2 लिया था, तो 1 जुड़ती है 3 डैश से, ये जुड़ गई 3 डैश से। 1 वाला जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 में, ठीक है। 3 डैश वाला किस में जाएगा, 3 डैश वाला जाएगा अपना 1 + 5 6 में। यहां पे अपना 6, तो बीच के भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, 2 3 4 5। अब 6 से कौन सी कॉइल शुरू होगी, 6 वाली। दूसरा हिस्सा होगा इसका 8 डैश, 8 डैश वाला किस में जाएगा, 6 और 5 11 में, 11 माने ये जाएगा 2 में, तो इधर वापस से 2 आ गया, यानी बीच में क्या आ गया, 7 8 9, या थोड़ा बड़ा कर लो, 1 2, वापस से 1 2 आ गए। अब 2 से और कौन सी कॉइल जुड़ेगी, 2 से जुड़ेगी 2 वाली, 2 का दूसरा हिस्सा किस में जाएगा भाई, 2 का दूसरा हिस्सा जाएगा 4 डैश में। 4 डैश किस में जुड़ेगा, 2 + 5 7 में, कम्यूटेटर पे 5 चल रही है ना, 7 से कौन सी कॉइल निकलेगी, 7, दूसरा हिस्सा 9 डैश, ठीक है। 9 डैश किस में जाएगा, 7 और 5 12 में, 12 माने 3, ठीक है। 3 यहां दिखा दो ऐसे। 3 से और कौन सी कॉइल निकलेगी, 3 वाली। 3 का दूसरा हिस्सा, 3 का दूसरा हिस्सा बनेगा 5 डैश। 5 डैश किस में जाएगा, अगर 3 वाला 3 में गया है, ये जाएगा 8 में। 8 से और कौन सा चलेगा, 8 वाला, 8 का दूसरा हिस्सा 10 डैश, 10 डैश माने 1 डैश, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये कहां से आ रहा है, 8 से आ रहा है, ठीक है। अब 8 वाला 8 में गया है तो 10 डैश यानी कि 1 डैश किस में जाएगा, 8 और 5 13, लेकिन है 9, तो ये जाएगा 4 में, ये गया 4 में। अब 4 से कौन सी कॉइल निकलेगी भाई, 4 नंबर वाली, 4 का दूसरा हिस्सा 6 डैश, कॉइल स्पैन ऐड करता चल रहा हूं, अगर 4 वाला 4 में गया है तो 6 डैश किस में जाएगा, 4 + 5 9 में, 9 से कौन सी कॉइल चलेगी, 9 वाली, 9 का दूसरा हिस्सा
11 डैश, 11 तो है नहीं अपने पास, तो 9 ही है, तो 11 डैश माने 2 डैश, तो ये किससे आया, फ्रॉम 9। अब 9 वाला 9 में गया है, तो 11 डैश यानी 2 डैश किस में जाएगा, 9 + 5 14, लेकिन है अपने पास कितने, सिर्फ 9, तो 9 + 5 14 को क्या लिखोगे कि 2 डैश जाएगा 5 में। 5 से कौन सी कॉइल चलेगी, 5 वाली, 5 का दूसरा हिस्सा 7 डैश, 5 वाला अगर 5 में गया तो 7 डैश किस में जाएगा, 10 में, 10 का मतलब है ये जाएगा 1 में। ठीक है, चाहे तो यहां पे दिखा भी देना कौन जा रहा है 1 में, 7 डैश, यहां 7 डैश जा रहा है। ठीक है, 2 में और कौन सा जा रहा था, देखो 2 में मैंने वहां दिखा रखा है ना, 2 में और कौन सा जा रहा था, 8 डैश, 3 में कौन जा रहा था, 9 डैश, यहां दिखा भी सकते हो ऐसे। ठीक है, अब किस में चला गया ये 7 डैश, 1 में चला गया, 1 से कौन सा चला था, 1 वाला, सारे कनेक्ट हो गए ना, देखो कुछ छूटा तो नहीं है, सब कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ठीक है, ये पूरा वाइंडिंग का डिजाइन बन गया, कॉइल स्पैन से ऊपर वाले कनेक्शन और नीचे वाले कनेक्शन है कम्यूटेटर पिच के हिसाब से। अब इसके बाद क्या किया था लैप वाइंडिंग में, इसके बाद पोल्स प्लेस किए थे। अब अपने पास पोल्स कितने हैं, 4, और स्लॉट पर पोल कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 2। तो 4 पोल्स है ना, तो 2-2 पे बना दो, एक एक पोल 2-2 स्लॉट पे, 2-2 स्लॉट पे एक एक पोल बनाना है। नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, साउथ। अब बच गया 9 वाला, भाई 9 कहां जाए, इसको डाल दिया हमने, ये मान लिया ये है न्यूट्रल जोन में। ठीक है, नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था, नॉर्थ पोल तुम्हारी तरफ रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आएगी, अगर मेरी तरफ आएगी तो मानोगे क्रॉस, साउथ का डॉट, नॉर्थ का क्रॉस, साउथ का डॉट। और मैंने बोला था आर्मेचर रोटेशन राइट में मान लेंगे, यही क्या था ना लैप वाइंडिंग में, तो ये हो गया अपना आर्मेचर रोटेशन। अब इसके बाद क्या किया था हमने, ईएमएफ निकाला था V क्रॉस B से। देखो सबसे पहले नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और स्पीड राइट में है, V क्रॉस B यानी अपवर्ड्स, वेलोसिटी राइट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V क्रॉस B अपवर्ड्स। फिर साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड पलट गई इसलिए डाउनवर्ड्स, नॉर्थ पोल में फिर से अपवर्ड्स, साउथ पोल में फिर से डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं करंट्स की बैलेंसिंग। 1 वाले सेगमेंट में देखो किस किस का आ रहा है, 1 और 7 डैश का, 1 का अपवर्ड्स और 7 डैश का डाउनवर्ड्स, यानी यहां कोई करंट नहीं आएगा। 2 में देखो 9 का 2 में आ रहा है 2 का यानी अपवर्ड्स, और 8 डैश का, 8 डैश माने डाउनवर्ड्स, तो इसमें भी कोई करंट नहीं आएगा। 3 में देखो 3 में आ रहा है 3 का डाउनवर्ड्स, 9 डैश का कोई करंट नहीं है तो नीचे आ जाएगा। अगला देखो 4 में, 4 में आ रहा है डाउनवर्ड्स और 1 डैश में आ रहा है अपवर्ड्स, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। 5 में देखो 5 में 5 का आ रहा है यानी अपवर्ड्स, 5 में 2 डैश का आ रहा है अपवर्ड्स, तो इसमें करंट आ गया। ठीक है, 6 में देखो 6 में 6 का आ रहा है अपवर्ड्स और 3 डैश का आ रहा है डाउनवर्ड्स, कोई करंट नहीं आएगा। 7 में देखो 7 का आ रहा है डाउनवर्ड्स, 4 डैश का आ रहा है डाउनवर्ड्स, तो इसमें करंट आ गया। फिर 8 में देखो 8 में आ रहा है 5 डैश का अपवर्ड्स और 8 का डाउनवर्ड्स, कोई करंट नहीं है। 9 में देखो 9 में आ रहा है 6 डैश का अपवर्ड्स और 9 का नो करंट, तो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है तुम्हें यहां पे 2 ब्रशेस कैसे लगाने पड़ेंगे। देखो एक तो 5 में करंट आ रहा है, एक ब्रश तो यहां आ गया और एक ब्रश आ गया 7 पे। ठीक है,
अब 1 पे तो कोई करंट नहीं आ रहा, तो एक ब्रश चाहो तो 9 पे दे सकते हो और एक ब्रश चाहो तो 3 पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो जिससे करंट एंटर कर रहा है, अगर मान लो इसे पॉजिटिव ब्रश कह रहे हो, लीविंग वाले को नेगेटिव, या सपोज लीविंग को पॉजिटिव एंटरिंग को नेगेटिव, तो ये लीविंग है ये पॉजिटिव और ये एंटरिंग है ये नेगेटिव, ठीक है। तो अपने पास दो पॉजिटिव ब्रश हो गए और दो नेगेटिव ब्रश हो गए, इन्हें साथ में कनेक्ट कर लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो दो टर्मिनल निकल गए ना। अब लेकिन बात यह आती है, मैंने तो तुम्हें वेव वाइंडिंग में यह बताया था कि दो ही ब्रशेस का यूज होता है, और यहां मैंने कितने दिखाए हैं, 4 ब्रश। तो इसमें लिखना theoretically there are only two parallel path in a wave winding. Theoretically there are only two parallel path in a wave winding, so we require only two brushes, but for large DC machine, we can use as many brushes as there are number of poles in the machine. यानी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखना है कि दो ही ब्रशेस की जरूरत होती है, बट ज्यादा ब्रशेस लगा सकते हो जस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द करंट रिक्वायरमेंट, या ये कह दो लार्ज डीसी मशीन के लिए ब्रशेस कितने लगाए जा सकते हैं, पोल्स के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। स्लॉट से हमारे पास S, पोल्स हैं अपने पास P। अब अपन कहते हैं कि एक ब्रश अगर नॉर्थ पोल में है तो दूसरा ब्रश किस में होना चाहिए, साउथ में। ये बात तो पक्की है ना, क्योंकि एक से करंट एंटर तो एक से लीव। वन ब्रश अंडर नॉर्थ पोल तो अदर ब्रश अंडर साउथ पोल। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्या बताओगे, कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में? कम्यूटेटर सेगमेंट 9 थे, स्लॉट्स भी 9 थे, तो दो पोल्स के बीच में कितने सेगमेंट या कितने स्लॉट्स आएंगे, दैट इज S/P। बट एक पोल के नीचे एक ब्रश है, तो ऐसा भी तो कह सकते हो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश इक्वल टू S/P। चाहे तो देखो, यहां देखो, पॉजिटिव ब्रश कहां लगा है, 7 पे, नेगेटिव लगा है 5 पे, कितने सेगमेंट बने, 7 - 5 2, जो कि S/P भी था। S/P 2 ही तो लेके चले थे, तो S/P 2 था, तो उतने ही हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रश के बीच में, ठीक है, दैट इज S/P। मेरी बात ये क्लियर हुई, कम्यूटेटर सेगमेंट का अप्रोच। अब दो ब्रशेस के बीच में कितने सेगमेंट हैं, S/P। अब मैं अगर ये कहूं नंबर ऑफ कॉइल्स बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट, दो सेगमेंट के बीच में कितनी कॉइल आ रही हैं, देखो जरा। पहली कॉइल 1 से चली, किस पे गई, 3', वो किस में गया, 6 में। 6 से निकली 6 वाली, किस में गई, 8' किस में गया, 2 में। यानी 1 और 2 वाले सेगमेंट के बीच में दो ही तो कॉइल आई, कौन कौन सी, 1 और 3' और फिर 6 और 8'। चाहे तो टेबल भी देखना, 1 से 2 के बीच में दो कॉइल आ रही थी, 1 और 3' और 6 और 8'। यानी दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में दो कॉइल आई, या ऐसा कह दो P/2। दो कॉइल माने P/2, 4 पोल है ना। अब मैं कह रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रशेस के बीच में मान लो 4 कम्यूटेटर सेगमेंट हैं और हर दो सेगमेंट के बीच में दो कॉइल हैं। एक चीज सोचो, जैसे मान लो मेरे और तुम्हारे बीच 4 बॉक्सेस हैं,
और हर बॉक्स में 2 बॉल्स रखी हैं, तो मेरे और तुम्हारे बीच कितनी बॉल्स रखी हैं? सोचो एक बार, मेरे और तुम्हारे बीच 4 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 2 बॉल हैं, तो हम दोनों के बीच में कितनी बॉल्स हैं? दैट इज 8। सेम चीज, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कितनी कॉइल हैं? p/2। और पॉजिटिव नेगेटिव ब्रश में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट हैं? s/p। तो मैं ये कहूं नंबर ऑफ कॉइल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश इक्वल टू s/p इंटू p/2, दैट इज s/2। कॉइल और स्लॉट तो बराबर होते हैं ना, तो आधी कॉइल्स आ रही हैं प्लस और माइनस के ब्रश के बीच में, यानी 2 ही तो पैरेलल पाथ बने, क्योंकि कॉइल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, आधी आधी, s/2 और s/2। इसीलिए हम ये बोल देते हैं वेव वाइंडिंग में 2 ही पैरेलल पाथ बनते हैं, क्योंकि कॉइल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, s/2 और s/2। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। और देखो यही कैलकुलेशन ना तुम लैप वाइंडिंग में भी कर सकते थे। लैप वाइंडिंग में अगर ये काउंट करोगे ना, 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में कितनी कॉइल आई हैं, एक बार टेबल चेक करना कि 1 और 2 के बीच में कितनी कॉइल थी, तुम्हें आंसर मिलेगा बस एक ही कॉइल थी। पहली कॉइल 1 वाले सेगमेंट से शुरू होके 2 पे खत्म हो गई थी, क्योंकि कम्यूटेटर पिच हमने कितना लिया था? कम्यूटेटर पिच हमने लिया था 1। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो। फॉर लैप वाइंडिंग, for lap winding, one coil is connected between, for lap winding, one coil is connected between 2 commutator segment, connected between 2 commutator segment, which means number of coils between, which means number of coils between positive and negative brush, number of coils between positive and negative brush is s/p, is s/p। कैसे? s/p इंटू 1 करते, यहां 2 कॉइल थी, p/2 बना, वहां एक ही कॉइल आती है 2 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, क्योंकि जब कम्यूटेटर पिच 1 था, इसका क्या मतलब है? पहली कॉइल अगर सेगमेंट नंबर 1 से शुरू हो रही है तो खत्म किस पे होगी? 2 पे। तो 1 और 2 के बीच में कितनी कॉइल आई? एक। तो s/p इंटू 1 कितना बनता? s/p। तो यानी कितने पैरेलल पाथ बने? p। भाई s/p में डिवाइड कर दिए ना कॉइल्स को, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? p पार्ट्स में। कितनी कॉइल्स को? s कॉइल को। जितने स्लॉट हैं उतनी ही कॉइल हैं, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? p पार्ट्स में। यहां s कॉइल हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं? 2। इसीलिए वेव वाइंडिंग के पैरेलल पाथ 2 होते हैं और लैप वाइंडिंग के p होते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको समराइज करता हूं लैप और वेव वाइंडिंग को, समरी, लैप और वेव वाइंडिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें पता है? पहले तो मैं सिंपली लिख देता हूं, कॉइल स्पैन कितना लेते हो? s/p। ये है फॉर द केस ऑफ फुल पिच कॉइल। कम्यूटेटर पिच +-1 फॉर द केस ऑफ लैप वाइंडिंग, एंड 2/p s +-1 फॉर द केस ऑफ वेव वाइंडिंग। प्लस मतलब प्रोग्रेसिव और माइनस मतलब रेट्रोग्रेसिव। अब देखो, ऐसे मैं टेबल दिखा देता हूं तुम्हें। सिंप्लेक्स वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लेक्स की मैंने अभी तक बात नहीं की है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इधर p के बराबर और इधर 2 के बराबर। ब्रशेस, कंसेप्चुअली कितने ब्रशेस लगते हैं? यहां p, यहां 2। लार्ज मशीन में p के बराबर ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल पाथ और ब्रशेस याद रख सकते हो। बस इतना ही इसके अंदर याद रखने वाली बात है। पूरी वाइंडिंग का डिजाइन एज सच याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पूरी वाइंडिंग का डिजाइन मत याद करने बैठ जाना, उतनी रिक्वायरमेंट अपनी नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। देखो, अब क्या होता है कि अगर मैं तुमसे ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं बेस्ड ऑन पैरेलल पाथ, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, ईएमएफ एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस।
ठीक है भाई। अब देखो यहां क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर मान के चलो Z है, ईएमएफ पर कंडक्टर E मान लो, और रेजिस्टेंस पर कंडक्टर R मान लो। आर्मेचर रेजिस्टेंस माने आर्मेचर की जो वाइंडिंग है ना उसका टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो सबसे पहला केस ले लो, या ऐसा करते हैं ना, ये ए वगैरह की वैल्यू बाद में डालेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंडक्टर्स हैं ये कितने पैरेलल पाथ में डिवाइडेड हैं? ए पैरेलल पाथ में। कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इन ए पैरेलल पाथ। ठीक है, तो कितने कंडक्टर हर पाथ में लाई करेंगे? अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कंडक्टर्स पर पाथ यानी Z बाय ए। अगर मैं कहूं मेरे पास 100 कंडक्टर हैं जिन्हें 2 पाथ में डिवाइड किया है, तो एक पाथ में कितने कंडक्टर? सिंपली 100 बाय 2 यानी कि 50। इसका अब क्या मतलब है? देखो, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, इस तरह से कितने कंडक्टर? Z बाय ए। और ऐसे कितने पैरेलल पाथ में डिवाइड कर दिया, ऐसी कितनी पैरेलल ब्रांचेस बनेंगी भाई? ऐसी पैरेलल ब्रांचेस बनती जाएंगी ए के बराबर। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसी कितनी पैरेलल ब्रांचेस हैं? ए पैरेलल ब्रांच। और एक ब्रांच में कितने कंडक्टर हैं? Z बाय ए। अब मेरे को ये जानकारी चाहिए, ये जो सर्किट मैंने बना दिया जिसमें कि Z बाय ए कंडक्टर हर रास्ते में हैं और ऐसे ए रास्ते हैं, तो इसका टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं मुझे एक पाथ का ईएमएफ चाहिए, एक पाथ का, एक कंडक्टर का है E और एक पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में हैं? Z बाय ए। इतना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीरीज में जोड़ने से वोल्टेजेस एड अप हो जाती हैं। अगर वोल्टेज एड अप हो जाती हैं तो ये हो जाएगा E इंटू Z बाय ए। और अगर मैं कहूं E ओवरऑल ही बता दो भाई, अब पैरेलल में कितने भी वोल्टेज सोर्सेस जोड़ लो, पैरेलल में वोल्टेज ऐड नहीं होती। हर एक की वोल्टेज कितनी है? EZ बाय ए, EZ बाय ए, EZ बाय ए। तो वोल्टेज पैरेलल में ऐड तो होती नहीं है, तो ओवरऑल ईएमएफ भी होगा E इंटू Z बाय ए। अब मैं तुमसे कहूं भाई मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस एक पाथ का कितना होगा? सीरीज में हम ये जानते हैं रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो RZ बाय ए, RZ बाय ए मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद मैं तुमसे बोलूं मुझे रेजिस्टेंस ओवरऑल बता दो, अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं R रेजिस्टेंस, ऐसे 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? कैपिटल R के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? R बाय 10। सेम वे में R पाथ के बराबर रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं कितनी बार? A बार। तो मैं कहूंगा ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से आएगा R पाथ बाय A R Z बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस और क्या आ गया? ईएमएफ। इसका मतलब देखो क्या हुआ, पैरेलल पाथ बढ़ा देने से ईएमएफ कम होता है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो ये वाला पॉइंट लिखना, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कीपिंग number of conductors constant, keeping number of conductor constant, overall EMF and overall armature resistance reduces, overall EMF and overall armature resistance reduces। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हुई कि EMF और आर्मेचर रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन देखो किसी भी कंडक्टर की जो करंट रेटिंग होती है
वो किस पे डिपेंड करती है? उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो यानी कि एक कंडक्टर की करंट रेटिंग डिपेंड करेगी उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो जितने ज्यादा चीजें पैरेलल जोड़ोगे टोटल करंट उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो एक पॉइंट ये लिखो, करंट रेटिंग ऑफ ईच कंडक्टर, करंट रेटिंग ऑफ ईच कंडक्टर एंड हेंस ईच पैरेलल पाथ, current rating of each conductor and hence each parallel path depends on cross sectional area of conductor, depends on cross sectional area of conductor, which if taken to be constant, then rated current per path is constant. Rated current per path is constant. तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, I rated per path is I proportional to cross sectional area is constant. अगर मैं कहूं मुझे ओवरऑल करंट की रेटेड वैल्यू जाननी है, हर पाथ में अगर I करंट जाता है और ऐसे A पाथ है तो I इंटू A, तो यानी I A rated is proportional to A और EMF rated is inversely proportional to A। तो जब पावर रेटिंग की बात की जाएगी, रेटेड पावर हमेशा क्या होती है? रेटेड वोल्टेज इनटू रेटेड करंट। एक ए के प्रोपोर्शनल है, एक ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ए का फैक्टर ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? देखो पैरेलल पाथ बढ़ने से वोल्टेज रेटिंग घटती है, करंट रेटिंग बढ़ती है। पैरेलल पाथ ज्यादा किस में है? लैप में या वेव में? ज्यादा है लैप में। किसके बराबर होते हैं? पोल्स के। वेव में हमेशा कितने होते हैं? 2। इसीलिए कह देंगे कि लैप वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग कम होगा, करंट रेटिंग ज्यादा, और वेव वाइंडिंग का वोल्टेज रेटिंग ज्यादा, करंट रेटिंग कम। तो ये वाला पॉइंट भी लिखो, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, in lap winding as compared to wave winding, lap winding is used for high current rating and low voltage rating, whereas wave winding is used for high voltage and low current rating, तो देखो ये जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट ईएमएफ, करंट और रेजिस्टेंस का पढ़ा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसको अगर कॉमन सेंस पे रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, रटोगे तो फिर रटने के लिए काफी चीजें जुड़ती जाती हैं। बस ये ध्यान रखो, पैरेलल पाथ का मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस। तो अगर Z कंडक्टर को A पैरेलल पाथ में डिवाइड करोगे तो हर रास्ते में बनेंगे कितने कंडक्टर? Z बाय A। तो इस पे एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, a 4-pole DC generator has 100 turns and EMF per turn of 10 volt, and current rating of each path 10 ampere, find voltage rating, current rating, power rating, voltage rating, current rating and power rating for first part lap winding, second wave winding। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले इसको अटेम्प्ट कर लो एक बार वीडियो पॉज करके, फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत व्यू करना, ठीक है? तो जो लोग अटेम्प्ट कर चुके या सॉल्यूशन देखने में ही इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में अगर देखो बात करेंगे
तो इसने बोला है नंबर ऑफ टर्न्स है 100। अब देखो ये कंडक्टर पे नहीं, ये टर्न पे बात कर रहा है। तो तुम क्या जानते हो एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं? 2 कंडक्टर। हमने पढ़ा था ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक टर्न के अंदर हमेशा 2 कंडक्टर आते हैं। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को टर्न्स की जगह कंडक्टर पे भी ले जा सकते हो, बट उतना जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में कितने पैरेलल पाथ होते हैं? पोल्स के बराबर, यानी कि 4। इसका मतलब है जो 100 टर्न्स हैं, तो एक पाथ में कितने टर्न्स हैं? 100/4, यानी 25 टर्न है ना। और एक टर्न का वोल्टेज कितना है? 10। तो मैं क्या कहूंगा, एक टर्न का वोल्टेज है 10 और ऐसे 25 टर्न सीरीज में है, तो 25 इंटू 10 दैट इज 250 वोल्ट। 4 पैरेलल पाथ हैं और हर पाथ का करंट है 10 एम्पियर, 40 एम्पियर। और पावर कैसे निकलती है? वोल्टेज रेटिंग इंटू करंट रेटिंग 10 किलोवाट। ठीक है, ये आ गई पावर। तो देखो कंडक्टर में कहीं जाना ही नहीं पड़ा भाई, सीरीज में 10 कंडक्टर हैं, 10 टर्न है कि 10 कुछ भी है। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं एक का ईएमएफ कितना है, तो 10 सीरीज एलिमेंट का ईएमएफ कितना होगा? 10 इंटू ईएमएफ पर कंपोनेंट। तो पर कंडक्टर लो, पर टर्न लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर टर्न लिया तो टर्न से मल्टीप्लाई करना है, पर कंडक्टर लिया तो कंडक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पार्ट इसी का अगर नहीं बना था ना, तो अब ट्राई करो एक बार सेकंड पार्ट वेव के लिए। अब तुम मेथड जान चुके हो, एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो वेव के लिए क्या करना है। तो वेव में हम क्या जानते हैं कि पैरेलल पाथ 4 नहीं होंगे, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो कितने टर्न्स होंगे पर पाथ? टर्न्स पर पाथ होंगे 100/2, यानी कि 50। तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 50 टर्न अगर सीरीज में लगा दिए जाएं, 50 इंटू 10 500 वोल्ट। करंट, 2 पैरेलल पाथ हैं, हर एक का करंट है 10 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर। तो पावर आ गई 500 इंटू 20, फिर से 10 किलोवाट। और देखो अभी मैंने बोला भी था कि पावर रेटिंग जो है ए से इंडिपेंडेंट होती है। पैरेलल पाथ लैप के हों या वेव के, पावर रेटिंग दोनों ही केसेस में तुम्हारी सेम आएगी। ऐसा नहीं होगा कि लैप वाइंडिंग की जगह वेव बना दो तो पावर चेंज हो जाए, ईएमएफ और करंट चेंज होता है। तो लैप वाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट। ये बेसिक चीजें याद रखना लैप और वेव वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद एक टाइप का मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो कि मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना, 4 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर, 4 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर with brush voltage E, with brush voltage E and generated power P, with brush voltage E and generated power P, if one of the brushes is removed, if one of the brushes is removed with other brushes, with other brushes as it is, with other brushes as it is, determine generated EMF and power, determine generated EMF and power। या चलो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं, इसी जैसा मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों को लिखवा दूंगा, वो अपने आप करना। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात तो ये जो ब्रश रिमूवल वाला क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ लैप वाइंडिंग में बन सकता है। क्यों? वेव वाइंडिंग में मात्र 2 ब्रश हैं, उसमें से एक हटा दोगे तो सर्किट काम करना बंद कर देगा, और क्या। लेकिन लैप वाइंडिंग में ज्यादा ब्रशेस होते हैं, तो उसमें ब्रशेस हटाए जा सकते हैं। अब देखो याद करो, लैप वाइंडिंग का एक डायग्राम मैंने ऐसा भी बनवाया था, जितने ब्रश होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ दिखाते हैं ना हम। मैंने ऐसा एक डायग्राम बनवाया था जब मैंने तुम्हें दिखाया था 2-2 कॉइल सीरीज में आ रही थी।
अभी देखो मुझे ये तो पता नहीं कि कितनी कॉइल हैं, कितनी सीरीज में आ रही हैं, बस ये पता है कि 4 ब्रश हैं। तो जो भी कॉइल सीरीज में आ रही होंगी उन्हें मिला के एक ही कॉइल की तरह दिखा रहा हूं। जैसे मान लो 2-2 कॉइल सीरीज में आ रही हैं, हर एक में 10-10 टर्न है, तो 20 टर्न एक साथ दिखा दो। फिर मैंने ये भी बोला था ये जो अपोजिट ब्रश होते हैं ये सेम पोलैरिटी के होते हैं। एक टर्मिनल यहां से निकल जाता है, एक ऐसा करो अंदर से ही जोड़ लो। वैसे जोड़ा देखो बाहर से जाता है, इसलिए अगर प्रॉपर दिखाना है एग्जाम में तो इसको बाहर से ही जोड़ना। अंदर से कब जोड़ते हैं वो भी समझाऊंगा। इस तरह से होता है ना। अब देखो मैंने बताया था, मान लो ये प्लस है ये माइनस है। सपोज यहां से करंट आई ए एंटर हुआ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई ए बाय 2, आई ए बाय 2। इस ब्रश पे पहुंच के ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, सॉरी 2 पार्ट में अगेन डिवाइड हो गया, आई ए बाय 4, आई ए बाय 4। ये नीचे पहुंचा आई ए बाय 2, ये अगेन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आई ए बाय 4 और आई ए बाय 4। फिर मैंने बोला था आई ए बाय 4 आई ए बाय 4 जुड़ के यहां बन जाता है आई ए बाय 2। ऐसे ही इधर भी आई ए बाय 4 और आई ए बाय 4 जुड़ के बन जाता है आई ए बाय 2। तो यहां से मिलके निकल जाता है आई ए। अब ये कह रहा है हमने एक ब्रश इसमें से हटा दिया। अब यहां 4 पैरेलल पाथ है ना, क्योंकि हर कॉइल में कितना करंट जा रहा है भाई, आई ए बाय 4, यानी ओवरऑल करंट 4 पाथ में डिवाइड हुआ है। तो यहां नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है 4। ठीक है, 4 पोल बोला तो वैसे भी 4 ही बनेंगे। अब इसके अंदर एक पाथ का करंट कितना हुआ, आई ए बाय 4। पाथ का करंट देखो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेरी बात समझ आ रही है। पाथ की करंट रेटिंग नहीं बदल सकते, क्योंकि पाथ की करंट रेटिंग किस पे डिपेंडेंट होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्या करो, इसमें से एक कोई ब्रश हटा दो। मान लो मैं राइट हैंड साइड वाला ब्रश हटा दे रहा हूं। राइट हैंड साइड वाला ब्रश अगर हटा देते हो तो उससे जुड़ने वाली कॉइल्स हो जाती हैं ओपन, उनके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। ठीक है, ओपन क्यों हो जाती है ना, देखो एक्चुअल में तुम्हें लगेगा ये कम्यूटेटर से जुड़ती हैं, ओपन कैसे हो गई। भाई ब्रश ही तो हटाया है, कम्यूटेटर थोड़ी हटाया है, तो ओपन नहीं होती है एक्चुअल में। बट क्या होता है ना, इनका नेट ईएमएफ 0 हो जाता है। नेट ईएमएफ 0 होने से इनका करंट भी 0 चला जाता है। अगर इनका करंट 0 चला जाता है तो इनको ओपन की तरह दिखा देते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। आफ्टर रिमूवल ऑफ अ ब्रश, आफ्टर रिमूवल ऑफ अ ब्रश, the coils connected to that brush, the coils connected to that brush remain connected to commutator, remain connected to commutator, but cannot carry any current, cannot carry any current, so shown as open circuit, so shown as ओपन सर्किट। करंट ले जा नहीं सकते इसलिए ओपन सर्किट दिखाते हैं, एक्चुअल में ओपन सर्किट होता नहीं है। अब देखो इन दोनों पाथ का तो करंट चला ही गया। मैंने बोला था पाथ का करंट कभी मत बदलना, यानी इसका करंट कितना रखोगे, आई ए बाय 4, और इसका भी आई ए बाय 4। तो इस ब्रश से कितना करंट निकला भाई, आई ए बाय 2, तो सीधा बाहर चला गया आई ए बाय 2। इधर से अगर केसीएल लगाओगे तो ये आया आई ए बाय 4, इधर से लगाओगे तो भी आया आई ए बाय 4, यानी एंटरिंग भी कितना आया, आई ए बाय 4, सॉरी आई ए बाय 2। अब 4 पैरेलल पाथ थे जिसमें से 2 पैरेलल पाथ बेकार हो गए, कितने बचे, 2। अब अपने पास 2 ही तो पैरेलल पाथ बच रहे हैं भाई, 4 में से 2 पैरेलल पाथ तो बेकार हो गए ना अपने। हर पैरेलल पाथ का वोल्टेज अगर E है तो दूसरे का भी कितना है, E।
चारों का पहले ई रहा होगा, अब 4 में से 2 बचे हैं तो भी कितना रहा, दोनों का ई। तो अगर मैं कहूं मुझे ओवरऑल ईएमएफ बता दो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो तुम क्या कहोगे, ई। अगर मैं कहूं यहां ओवरऑल ईएमएफ बता दो, तो भी तुम क्या कहोगे, ई। क्योंकि पैरेलल में 2 ब्रांच हो, 4 ब्रांच हो या 10 ब्रांच हो, वोल्टेज क्या रहती है, सेम। मेरी बात क्लियर हुई। पैरेलल पाथ कम हो जाने से वोल्टेज रेटिंग पे असर नहीं पड़ता, लेकिन पहले आर्मेचर से करंट आ रहा था आईए, अब कितना आ रहा है, आईए बाय 2, तो करंट रेटिंग कितनी हो गई, आईए बाय 2। तो वोल्टेज रेटिंग सेम रही, करंट रेटिंग हो गई आधी, तो पावर पहले के मुकाबले हाफ। V इंटू आई होता है ना, वोल्टेज कांस्टेंट और करंट हाफ कर दोगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसमें लिखना बाय रिमूवल ऑफ पैरेलल पाथ, बाय रिमूवल ऑफ पैरेलल पाथ voltage rating of the machine is unaffected. By removal of parallel path, voltage rating of the machine is unaffected, but current rating reduces, due to which power rating will reduce, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स और लिखो। सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपेंस इफ 2 adjacent brushes are removed, what happens if 2 adjacent brushes are removed। और थर्ड पार्ट, what happens if 2 opposite brushes are removed, what happens if 2 opposite brushes are removed। ठीक है, 2 साथ वाले ब्रश हटा दें या 2 अपोजिट वाले ब्रश हटा दें, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं सेकंड पार्ट। अगर ट्राई करना है, एक बार वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो इस पार्ट को कैसे होगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। मान लो अब ये वाला ब्रश भी हटा देते, ये वाला ब्रश भी हट गया, तब क्या होता, तब इस वाइंडिंग में भी कोई करंट नहीं जा सकता था। इसका मतलब एक ही पैरेलल पाथ बचा, तो इस रास्ते में करंट कितना हो गया, आईए बाय 4। तो इधर कितना आया, आईए बाय 4, और इधर से गया भी कितना, आईए बाय 4। इसका मतलब करंट रेटिंग अब रह गई 1/4, और पैरेलल पाथ कितने बच गए, एक भी पैरेलल पाथ बच गया तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, लेकिन करंट हो गया 1/4, तो पावर रेटिंग पहले के मुकाबले 1/4। पैरेलल पाथ एक भी बच गया तो भी वोल्टेज रेटिंग उतनी ही आएगी, बदलेगी सिर्फ कौन सी रेटिंग, करंट रेटिंग, ठीक है। ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो एक बार वीडियो पॉज करके। मैं अगले पार्ट पे आता हूं। अगले पार्ट में उसने बोला कि 2 अपोजिट ब्रशेस हटा दो, तो एक तो देखो ये हटाओ, एक ये वाला हटा दो अपोजिट। अब इससे क्या हुआ, सारी की सारी वाइंडिंग ओपन हो गई। अगर सारी वाइंडिंग ओपन हो गई तो सभी का करंट क्या हो गया, 0। करंट 0 हो जाने से क्या होगा, यहां से 0 एंपियर करंट आएगा। ईएमएफ ओपन सर्किट में बता नहीं पाओगे कितना आएगा, बट करंट रेटिंग क्या बता सकते हो, दैट करंट रेटिंग इज 0 एंड पावर रेटिंग इज ऑल्सो 0, ठीक है। सारी वाइंडिंग जब ओपन हो गई तो ओपन सर्किट की वोल्टेज तो अननोन हो गई, लेकिन उसका करंट और पावर दोनों ही क्या हो गए, 0, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब होमवर्क प्रॉब्लम लिखना। फॉर अ 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर, फॉर अ 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर, कमेंट ऑन वोल्टेज रेटिंग, कॉमा करंट रेटिंग, कॉमा पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, if first part, one brush is removed, second, two adjacent brushes are removed, third, three adjacent brushes are removed, fourth,
4 एडजेसेंट ब्रशेस आर रिमूव्ड। अब की बार मैंने 6 पोल दे दिए हैं, एक ब्रश हटाना है, 2 फिर 3 फिर 4 और सेम चीज सॉल्व करनी है वोल्टेज, करंट और पावर। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और तब हम लोग वाइंडिंग के बारे में बाकी के कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करूं तो जितना मैंने आपको लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में याद रखने के लिए बोला है उतना सफिशिएंट है। उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है गेट के अंदर। उतना अच्छे से याद रखना, पूरी पूरी वाइंडिंग ड्रॉ नहीं करवाते कभी भी गेट के अंदर या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर ये डिजाइन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।